नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी सीधी 2024 के लोकसभा चुनाव की। 190 सीटों पर मतदान हो चुका है, अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। थोड़ी फिल्मी भाषा का इस्तेमाल करूं, अभी जो ये फिल्म है 2024 के चुनाव की, ये मध्यांतर तक भी नहीं पहुंची है। 7 मई को 93 सीटों पर लोकसभा चुनाव होगा, यानी कि बटन दबाया जाएगा तो आंकड़ा 283 हो जाएगा, यानी इंटरवल से थोड़ा आगे हम निकलेंगे। लेकिन किरदार लगातार बदल रहे हैं, मल्टी स्टार कास्ट हो गई है यह फिल्म, यह चुनावी लड़ाई। मुद्दा पकड़ में नहीं आ रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं मुद्दा विहीन चुनाव है क्या ये? भ्रष्टाचार से बढ़कर हिंदू मुसलमान तक, विरासत, सोना चांदी, मंगलसूत्र और फिर यौन उत्पीड़न, फिर पाकिस्तान भी आ गया। लेकिन अब जंग हो गई है शहजादे बनाम शहंशाह की। शहजादा और शहंशाह की जंग, और मुद्दों का हो रहा है क्या लापता गंज। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और शुरुआत यहां पर की है प्रधानमंत्री मोदी ने। शहजादा तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे वो राहुल गांधी के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे थे पिछले 10 सालों से। लेकिन दूसरे चरण के बाद इसमें एक बड़ी तेजी आई है शहजादे शब्द के इस्तेमाल को लेकर। आज का बयान तो मैं सुनवाऊंगा, लेकिन 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी यानी कि कल उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा, शहजादे इस बार वायनाड से भी चुनाव हार रहे हैं। मैं राहुल से कहता हूं डरो मत, भागो मत। अब रायबरेली से उन्होंने नामांकन कर दिया है। आनंद गुजरात में थे तो कहा, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब पाकिस्तान उतावला है। कांग्रेस के शहजादे ने ओबीसी और मोदी समाज को चोर कहा। यह 1 मई बनासकांठा, गुजरात। बेलगावी कर्नाटक में कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने शिवाजी महाराज, रानी चिन्नम्मा का अपमान किया है। और मुरैना में कहा, कांग्रेस के शहजादे को मोदी का अपमान करने में मजा आता है। अब ये यकायक शहजादे शब्द पर इतना जोर क्यों? और आज बिहार में शहजादे की इस फेहरिस्त में उन्होंने तेजस्वी यादव को भी जोड़ दिया कि शहजादे के पिता ने गोधरा कांड, 2002 का गोधरा कांड, जिस पर बोलने से थोड़ा गुरेज ही करते आए हैं पिछले 22 सालों से प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर 60 लोगों को जिंदा जलाने की रिपोर्ट सोनिया गांधी के हिसाब से बनवाई गई। उन्होंने ऐसी कमेटी बनाई, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने, कि जिंदा जलाने वाले आराम से छूट जाएं। पलटवार भी किया। पलटवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया और प्रधानमंत्री मोदी को शहंशाह करार दिया कि अपने किले में बैठे हैं और जनता जनार्दन से कोई सरोकार नहीं, कोई सीधा संबंध नहीं। तो चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये वार पलटवार सुनिए, बहुत जरूरी है। मैं गरीबी का जीवन जीकर आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। ये कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश, हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके पावन फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं,
मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? तो अब ये शहजादा बनाम शहंशाह का नैरेटिव डिकोड करने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी यकायक इस शब्द पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या इसकी वजह यह है कि वो पूरा चुनाव अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं? आप कहेंगे ये तो 2019 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन क्या इस बार मोदी फैक्टर की वो गूंज नहीं है जो 2014 और 2019 में थी? इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अब विकल्प या टीना फैक्टर पर तवज्जो देते दिखाई दे रहे हैं कि मेरे सामने कौन है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इसे बनाने की, जैसे 2019 2014 में भी हुआ, वही कोशिश अब की जा रही है क्या? और ये पहले और दूसरे चरण के चुनाव के कुछ रुझानों का भी इस पर असर दिख रहा है क्या? 3.5 से 4% मतदान कम हुआ है। और जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई चेहरा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी 20 ही साबित होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पर जब व्यक्तिगत हमले करने की कोशिश करता है विपक्ष, तो वो और मजबूत भी हो जाते हैं। यह भी एक हकीकत है क्या? और उधर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का शहंशाह कहना प्रधानमंत्री मोदी को, अब यह शब्द पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसके जरिए जो मुद्दे हम कह रहे हैं मुद्दा विहीन चुनाव है, मुद्दों पर तरजीह देने की भी कोशिश की जा रही है क्या? कि प्रधानमंत्री मोदी रैलियां करते हैं, इज अ टायरलेस कैंपेनर, पर सीधे लोगों से राब्ता, भाई प्रधानमंत्री हैं, सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, सीधे संवाद की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। वैसे उन्होंने कोई पत्रकार सम्मेलन भी नहीं किया है, पत्रकारों के भी सीधे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, चुनाव के टाइम ही इंटरव्यू दिए जाते हैं। तो क्या महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की समस्याएं, उनको फिर से मुख्य धारा में लाने की कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से भी कोशिश होती दिख रही है कि ये मुद्दों का लापता गंज ना हो जाए। और जो चुनाव पहले 2 चरण में जो दिख रहा है कि स्थानीय मुद्दे हावी होते दिख रहे हैं क्या? जात भी मुंह उबार रही है क्या? संविधान की भी दुहाई लगातार दी जा रही है। 400 पार का नारा क्या दरअसल बीजेपी के लिए गले की हड्डी भी बन रहा है? क्योंकि बहुत जगहों से यह रिपोर्ट आ रही है कि जो गरीब, जो दलित, जो आदिवासी हैं, उन्हें लगता है कि कहीं संविधान ना बदल दिया जाए और इससे जो हमारा सुरक्षा कवच है, और इसमें आरक्षण एक अहम पुट है, बड़ा पुट है, उस पर कोई आक्षेप तो नहीं आएगा, वो सुरक्षा कवच कहीं हटा तो नहीं लिया जाएगा। पर इसमें एक और कहानी भी है। क्या इसे बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाने की कोशिश है? कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल तो है ही, लेकिन 52 पर सिमट गया 2019 में। क्षेत्रीय दल वाली हालत हो रखी है कांग्रेस की। 2014 में तो 44 सीटें आई थी। अपने 400 पार के साथ बीजेपी कहती है 40 पार कर पाएगी क्या कांग्रेस? फिर बीजेपी बनाम कांग्रेस ये लड़ाई लड़ने की या इसे बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है क्या? और कांग्रेस इसको ना क्यों करेगी? कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए तो लड़ेगी, वो कहेगी आ जाओ जी, 2-2 हाथ कर लो। पर 543 सीटों में से 200 ही ऐसी सीटें हैं जहां सीधे टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में होती है। 100 सीटों पर बीजेपी का दरअसल कोई वजूद नहीं है, तो बाकी बच जाती हैं 243 सीटें।
और वहां पर बीजेपी की लड़ाई होती है क्षत्रपों से, और यह बराबर की टक्कर होती है। 2014 और 2019 के नतीजे इस बात की दुहाई देते हैं। 115, 120 दोनों ही पक्षों को लगभग इतनी सीटें मिली थी इन दो चुनाव में। क्या इसीलिए अब तेजस्वी को भी शहजादे की श्रेणी में ले आए हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी आ जाएं, पर ममता भी आएंगी क्या, या अरविंद केजरीवाल भी आएंगे? ये अपने आप में कुछ सवाल हैं, और इसीलिए वो एक तो फिल्म में अंत में क्लाइमैक्स आता है, एक इंटरवल से पहले भी एक कुछ भूमिका बांधी जाती है कि दर्शकों की रुचि बनी रहे, उत्साह जोश बना रहे। ये चुनाव के इंटरवल से पहले की वो कोशिश है क्या? आज इसी को डिकोड करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, शहजादा शहंशाह की जंग, मुद्दों का लापतागंज, और 24 की नई रेस, चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। चर्चा में मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, 3 मेरे साथ स्टूडियो में हैं। विजय त्रिवेदी, किसी परिचय के मोहताज नहीं। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे। संजय कुमार, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक और वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, विनोद शर्मा, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो विनोद, अब शहजादा और शहंशाह की गूंज सुनाई दे रही है, क्या कह रही है ये गूंज? राजनीतिक संदेश क्या है इसमें? देखिए, ऐसा है कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी कार्यकलाप पे रोज जाप करती थी, अब उसके पास कोई रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए नहीं है। अब वो हिंदू मुसलमान करेगी। और एक डिस्क्रेडिटेड लीडर है पाकिस्तान में, फावद चौधरी, वो पीटीआई में होता था और मंत्री होता था वहां, और वो भागा उसके वहां पर, उनके वहां टेलीविजन पे जब पुलिस का एक्शन हुआ तो इसको भागते हुए दिखाया कि भाग गया, और उसके बाद पीटीआई छोड़ दिया इसने। उसको हवाला देकर कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत की दुआएं जो हैं वहां के नेता कर रहे हैं। उस आदमी की अपने मुल्क में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो फौज का पिट्ठू माना जाता है। फौज का एजेंडा चला रहे हैं क्या हम लोग? देखिए, बात सुनिए, अजीब सी बदकिस्मती है इस देश की कि 5-10 बरस के बाद एक राजनीतिक दल जिसके पास इतना अहम मैंडेट है, 2 बार उसको मैंडेट मिला, फुल मैंडेट एक लंबे अरसे के बाद इस देश में, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वादा और विकास का वादा और सबके साथ का वादा, कहां है वो वादे? आज के दिन बयानों से लग रहे हैं कि वो वादे सार्थक हुए। तो ये पुराने मुद्दे क्यों उठाने की नौबत आ रही है आपकी निगाह में? इसलिए ये मुद्दों ने पॉलिटिकल डिविडेंड तो दिया है विनोद, पर क्या काठ की आंधी बार बार चढ़ाई जा सकती है? ये डिविडेंड फिर से देंगे? इन मुद्दों ने डिविडेंड तो दिया है, राजनीतिक फायदा दिया है बीजेपी को, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात सच है, राजनीतिक फायदा दिया है, लेकिन बार बार एक ही स्लोगन को रेज करना, ये हमारे देश के आवाम के नेटिव विजडम की इंसल्ट करने जैसा है। वो तो मूर्ख हैं, वो तो जैसा हम दिखाएंगे वैसे ही करेंगे। वी लीड देम बाय देयर नोज। देखिए, आपने इंगित किया कि तेजस्वी यादव पे अटैक किया माननीय प्रधानमंत्री ने। अच्छा होगा उसका कारण आप पता लगवाएं बिहार से। बिहार में जो स्टेट ऑफ प्ले है जेडीयू और बीजेपी में, खासकर नीतीश कुमार और बीजेपी में, उस पे जरा आप थोड़ी सी प्रोब करवाएं। नीतीश कुमार का कहीं नाम आपको कहीं कोई आवाज कहीं सुनाई दे रही है क्या? और वहां से जो हमको जानकारी मिली है, अच्छा होगा आप उसको डबल चेक कर लें, कभी कभी गलत भी मिल जाता है इंफॉर्मेशन, कि वहां पर वो नीतीश कुमार का रवैया वही है जो भाजपा का असेंबली इलेक्शन के दौरान जेडीयू के प्रति था। आप समझ रहे हैं? जब चिराग पासवान को प्रॉप अप कर दिया गया था। तो एक संकट की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक मेरी नॉलेज है। नहीं, ये तो बीजेपी की बात हुई विनोद, पर कांग्रेस को तो अपनी पिच पर खींच लाए हैं क्या? एक मिनट सुनिए ना।
कांग्रेस को अपनी पिच पर ले आए प्रधानमंत्री मोदी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अब जो सुनने में अच्छा लग रहा है, बड़े कांग्रेसी ताली बजा रहे हैं कि शहंशाह कहा अपने महल में बैठे हैं, हम मेरा भाई तो 4000 किलोमीटर पैदल चला, सबसे बातचीत की, प्रधानमंत्री तो साफ सफेद कुर्ता, बाल भी एक इधर उधर नहीं होता। शहंशाह कहकर ये मोदी बनाम राहुल बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई, अपनी पिच पर ले आई कांग्रेस को। संदीप, तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो, उसको मैं अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी से जवाब देना चाहता हूं, और उसके बाद लोग मुझे कहेंगे मैं कांग्रेस का स्पोक्समैन हूं। सच्चाई आज के दिन यह है, जहां तक मेरी नजर जाती है, एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है, पीएम रिएक्ट कर रहे हैं। देख लीजिए आप, शुरू से हम विस्तार से डिस्कशन कर लेते हैं, और भी हमारे मित्र लोग वहां बैठे हैं। शुरुआत कहां से हुई? सर्वे से हुई ना, जाति गणना से हुई ना, जिसको तोड़ मड़ोड़ कर बीजेपी की तरफ से पेश किया गया कि ये सर्वे कराएंगे, आपकी धन दौलत का असेसमेंट लेंगे, फिर मुसलमानों को दे देंगे, ये आपसे आरक्षण ले लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। ये सब बातें हो रही है ना, क्यों हो रही हैं? किस रिएक्शन में हो रही हैं? एजेंडा जो कांग्रेस सेट कर रही है और बीजेपी रिएक्ट कर रही है, और इसीलिए बीजेपी कास्ट की जगह पर अब धर्म लाना चाहती है, और धर्म लाने का एक ही तरीका उसको आता है, वो है इंडिया पाकिस्तान, जो वो कर रही है। अब बताइए, फावद चौधरी जो है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा पाकिस्तान में, उसकी बातों में इतनी तरजीह जी आती है। मैंने आज ट्विटर करके पूछा, भाई किस पार्टी के साथ हो आज? तो आजकल तुम कोई लॉ फर्म चला रहा है, पहले पत्रकार होता था आपकी मेरी तरह। अजीब सा माजरा यार। और ये क्या, ये है क्या भाई? आप कह रहे हैं कि वो शहजादा है, तेजस्वी यादव शहजादा है, और कंफ्यूज करके आपकी कैंडिडेट जो मंडी में है, वो तेजस्वी सूर्य को नहीं, नहीं, वो बातें अपनी जगह हैं। जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल एजेंडा सेट कर रही है, पर इसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाने की तरफ फिर से ले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मोदी बनाम राहुल गांधी। ये भाई कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई तो 200 सीटों पर है। बॉस, इट्स अ वेरी लेजी एनालिसिस, आई एम सॉरी टू से। प्रेसिडेंशियल हो गया, अरे प्रेसिडेंशियल तो शुरू से कह रहे हैं 400 जीतेंगे हम, आज के दिन बोल रहे हैं 400 जीतेंगे। इनमें से कोई दूसरा नेता बोल रहा है कि 400 जीतेंगे। अजब गजब बात है भाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जो पूरा जो प्रकरण चल रहा है हमारी आंखों के सामने, इससे लग रहा है कि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है मजबूत हो गई है। अभी जो लवली छोड़ के गया, उससे फिर साबित हुआ है कि कांग्रेस की जो गार्ड रेल्स हैं वो है ही नहीं, ना किसी स्टेयर केस पे है, ना किसी पुल पे है। वहां पर आप, कोई नेता इधर गिर जाएगा, कोई नेता उधर गिर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। आप देखिए ना वहां पर कितना बड़ा एक तरह से आना जाना लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन बना हुआ है वो। लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो ये समझता है कि रेलवे स्टेशन बन गया है कांग्रेस पार्टी, वो रीएश्योरिंग नहीं है। मैं ऐसा मुल्क नहीं चाहता जैसा वो मुझे देना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे, बुद्धिमान लोग, और मिडिल क्लास में, जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उसमें ये जज्बा जोर पकड़ रहा है। वो जज्बात जोर पकड़ रहा है क्या? वो मुद्दे जो हैं, जो हम मुद्दा विहीन चुनाव कह रहे हैं, मुद्दों का जोर भी स्थानीय स्तर पर सुनाई दे रहा है क्या? संजय, जो ये शहजादा और शहंशाह का अब ये नैरेटिव जो चल पड़ा, और मुद्दे कैसे बदल रहे हैं। मंगलसूत्र की बात आई, वसीयत टैक्स, वोट, जिहाद, आरक्षण, न जाने क्या क्या, खान पान की बातें, नवरात्र में किसने क्या खा लिया, कौन किसको चिढ़ा रहा है, मुद्दों पर हॉपिंग हो रही है क्या? और उसी में ये कड़ी जुड़ गई शहजादा बनाम शहंशाह की। संदीप, दो चीजें हैं। आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया कि मुद्दे किस तरह से बदले, अगर आप पहले दौर के बाद दूसरे दौर आते आते जो जिस तरह से मुद्दों का जिक्र होने लगा, उसका लबोलुबाब क्या है? बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है
कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में बार बार चर्चा हुई। इस बात का जिक्र किया गया कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हिंदू समुदाय के लोगों की रक्षा करती है, और अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो ये सब जो कुछ उन्होंने 10 साल में किया वो सब करा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये सारी चीजें कही हैं, जिसका बार बार जिक्र ये किया कि इससे मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जाएगा और हिंदुओं को नुकसान होगा। तो एक तो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, और अब मुझे लगता है जब तीसरा दौर का मतदान होने वाला है, उसके पहले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, शहजादा और शहंशाह, तो ये बार बार ये दो एक तरह से इमेजरी पेश की जा रही है, क्योंकि हमेशा ये लगता है कि 1 to 1 अगर लड़ाई होने लगेगी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन खड़ा है, अगर जनता ये तलाशने लगेगी तो विपक्ष बहुत हल्का अभी दिखाई पड़ता विनोद है ने जनता कहा के नजरिए संजय से। की थोड़ा लेजी एनालिसिस है कि जी प्रेसिडेंशियल बना रहे हैं क्या चुनाव, ये मोदी बनाम कौन, पर यह कोशिश साफ दिख रही है क्या दूसरे चरण के बाद बीजेपी की तरफ से, या मोदी मुझे तो फैक्टर लगता है जितना बड़ा होता दिखा था हमें और था 2014-2019 में, क्या उतना बड़ा नहीं रह गया है फैक्टर, और उसे अब बनाने की कोशिश की जा रही है? मोदी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो संदीप, मोदी फैक्टर आज भी है, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि जितना बड़ा फैक्टर 2019 में था वो कहीं थोड़ा उसमें डेंट हुआ है, थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है, और बीजेपी को एक लेयर उसकी पॉपुलैरिटी, मतलब बीजेपी के वोट शेयर में 1% 1.5% का इजाफा और हो जाता है जब वो बार बार उस ओर इशारा करते हैं कि भाई शहजादे को देखो, तो उससे बीजेपी को बाय डिफॉल्ट भी 1-1.5% और वोट मिलता है। मुझे लगता है यही वजह है कि बीजेपी एक और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देखो मैं खड़ा हूं, और दूसरी तरफ शहजादे हैं, और इस बात का इशारा किया जाता है कि भाई आप उनकी हैसियत देख लो, या उन्होंने किस तरह से पार्टी चलाई। तो इसी ऐसे के लिए में ये बाइनरी हिंदू कोशिश की मुसलमान का नैरेटिव पाकिस्तान को ले आना, कोई ऐसा शख्स जिसकी खुद कोई वक़्त नहीं है पाकिस्तान में, उसके बयान को उछाल कर कहना कि अरे बड़ी सहानुभूति है पाकिस्तान में शहजादे को लेकर, इस मुद्दे पर जोर देने के मायने क्या हैं? और इसमें मैं आपका CSDS का जो सर्वे आया था, उस सर्वे में तो 27% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, 23% ने कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, और उसमें जो एक और डिटेल थी वो ये कि राम मंदिर 8% लोगों के लिए मुद्दा था, और हिंदुत्व तो सिर्फ 2%। लगता है बीजेपी CSDS का सर्वे बहुत गंभीरता से नहीं लेती। संजय मुझे पता नहीं कि गंभीरता से लेती या नहीं लेती, लेकिन एक ये बात जरूर है कि कुल मिला के मैंने कहा ट्रम्प कार्ड, 2 ट्रम्प कार्ड अगर मैं कहूं तो, एक तो प्रधानमंत्री स्वयं ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि वो अपने आप को सामने लाते हैं और बार बार इस बात का जिक्र होता है कि भाई अगर आप बीजेपी को वोट करो तो प्रधान नरेंद्र मोदी के लिए वोट है। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अल्टीमेटली ये है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप कैसे ये बताएं कि अगर दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, या कैसे वो मुस्लिम समुदाय, पाकिस्तान, मुस्लिम नेता, जो तमाम जिस भी आप चीज से कह दे मुसलमानों की ओर इशारा करते हुए कैसे उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कैसे उनके साथ साठगांठ है, और इस बात का भय क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि भाई अगर आपने सोच समझकर वोट नहीं दिया, और सोच समझ के वोट करने का मतलब बीजेपी की सरकार नहीं आई, प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने, तो क्या होने वाला है, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। तो हिंदू मुसलमान बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और पर तमाम इसमें उसके एंगल एक से, जो बात, चाहे वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो कांग्रेस ने किए थे 1971 में। हाँ बिल्कुल, देखिए चीजें बदलते रहती हैं, लोगों का नजरिया बदलता रहता है, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी के बारे में हो, चाहे राजनीति के नेताओं के बारे में हो, लोगों का नजरिया बदलता है। मुझे लगता है सोनिया गांधी के बारे में जो नजरिया 2004 से 14 के बीच में था, वो नजरिया उनके बारे में भी नहीं रहा होगा, वो भी बदला होगा। और अगर नहीं बदलता और पार्टी के बारे में नजरिया नहीं बदलता, तो इतने सारे कांग्रेस के नेता छोड़ के कांग्रेस को क्यों चले जाते हैं? यहां पर विजय एक चीज समझाइए, कांग्रेस की सरकार गए, सत्ता उनसे छिटकने के 10 साल पूरे होने को आए, तो ऐसे में कांग्रेस का अतीत अभी भी जो खंगाला जा रहा है या बताया जा रहा है ये करेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं,
प्रधानमंत्री मोदी या पिछले 10 सालों में ऐसा थोड़ा है कि उपलब्धियों की कोई कमी है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज गति से विकास दर देश की बढ़ रही है, और जो आंकड़े सरकार बताती है कि भाई 11 करोड़ शौचालय बना दिए, 4 करोड़ घर बना दिए, 49-50 करोड़ जनधन खाते बन गए, तो उधर के बजाय ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये नैरेटिव किसको सूट करता है? देखिए संदीप जी, आपने कहा संजय जी को कि शायद CSDS का जो सर्वे है वो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी सीरियसली नहीं लेती। मुझे इससे बिल्कुल उलट लगता है। हाँ। कि वो उसे बहुत सीरियसली लेते हैं। जब संजय कुमार जी या CSDS ने कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा 2%, 5% जो भी आप बता 2% रहे हैं था, वो है, जो और दूसरे मुद्दे हैं वो कम हो रहे हैं, और बेरोजगारी और महंगाई जो है वो बड़ा 27 और 27। और इसमें भी एक और आंकड़ा बता दूं, महंगाई 4% लोगों के हिसाब से कोई मुद्दा था 2019 में, अब वो बढ़कर 23% हो गया। तो ये सारे कारण हैं जो प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को एक नए नैरेटिव की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब 27% का महंगाई का हो, 23% का बेरोजगारी का हो, और हिंदुत्व जो है 4%, 2% रह जाए, राम मंदिर 7-8% रह जाए, इसका मतलब कुछ नया करना पड़ेगा ना। मतलब वो जो उनका काम था, यदि वो काम ही बोल रहा होता तो फिर ये मुद्दे इस तरह से नहीं बोलते ना। 27% और 23% पे 50% बड़ा इशू है। और हिंदुत्व का मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा जिसको वो सोच रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा वो हो सकता है ट्रम्प कार्ड, वो नहीं हो रहा। तो फिर जो संजय जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि प्रधानमंत्री उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, जो डेंट के बाद भी पर मजबूत इसकी है। एक पलट तस्वीर क्या ये भी है कि विपक्ष, ये मुद्दे तो हैं, विपक्ष ढंग से उन्हें सड़क पर नहीं लेकर आ रहा या ला पा रहा, और प्रधानमंत्री मोदी लगातार वो शिफ्टिंग द गोल पोस्ट भी कर रहे वो हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि वो उस मुद्दे पर, भाई हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो सारे मुद्दे हैं, जो CSDS के मुद्दे, उसको विपक्ष क्यों नहीं कोर इशू बना पा रहा। ये लापतागंज से राग दरबारी तक जहां हम पहुंच गए हैं, हाँ, तो ये वो बढ़िया कहा आपने। तो उसका मुद्दा ये है। और जो बात कर रहे हैं हम कि शहजादा और शहंशाह, आप मत समझिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है कि ये यहां पर पहुंच जाएं, और जब भी ये बात होगी शहजादा वर्सेस शहंशाह करेंगे तो शहंशाह ऊपर ही रहेगा। और ऐसे में क्योंकि आपने 2002 से 2003, 4, 5 ये गुजरात में जो नरसंहार, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो हुआ, और S6 के डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के जो हुआ, वो भी उतना ही निंदनीय है। इस पर प्रधानमंत्री थोड़ा गुरेज करते थे कोई कमेंट करना। 22 साल बाद उस बात का जिक्र करना, और वो भी दरभंगा में, बिहार में, और आरोप लगाना कि कमेटी ऐसी बनाई गई कि असल आरोपी वो बच गए। बिल्कुल ठीक बात। तो वो उसकी वजह भी वही है ना कि वो हिंदू मुसलमान को लाने के लिए एक कोर इशू वो होता है ना कि उस पर आने की जरूरत पड़ जाए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ कि बार बार यदि हम ये करें, चाहे आप उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहें और या कुछ करें, प्रधानमंत्री को यदि आप जैसे प्रियंका जी ने शहंशाह कह दिया, जब भी आप प्रधानमंत्री पर हमला करेंगे तो वो और मजबूत होते हैं। वो हमेशा विक्टिम कार्ड की तरह से कि शहजादा जो है मुझे इस तरह से कह रहे हैं कि पिच तैयार कांग्रेस कर रही है। मैंने सवाल ये पूछा था हाँ, कि बीजेपी अपनी पिच पर लाने में कामयाब हो रही है क्या? नहीं, आपकी राय क्या है? कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं समझता हूं कि आप इस, जब भी प्रधानमंत्री चाहते ही है कि ये सब इशू को छोड़ के, महंगाई को छोड़कर, बेरोजगारी को छोड़कर और तमाम मुद्दों को छोड़कर आप प्रधानमंत्री पर आ जाएं। आप चाहेंगे ही, वो तो चाहते ही हैं कि आप प्रधानमंत्री पर आ जाएं, और आपको भला लगे बुरा लगे, आज देश में प्रधानमंत्री वर्सेस राहुल गांधी हो तो प्रधानमंत्री 20 रहते ही हैं, दिखाई देते ही हैं। वो मजबूत नेता के तौर पे भी दिखाई देते हैं, व्यक्ति के तौर पे नहीं, लेकिन मजबूत नेता। और उनकी पृष्ठभूमि भी जो है उसको बार बार वो गरीबी से निकले हैं, इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप जिस बात का जिक्र कह रहे हैं कि केवल नहीं है, आपने कहा कि 200 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन वो 200 में से 170 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो वो तो एज है ना। 200 में से क्या, वो दरअसल 192 में से 178, 91% का स्ट्राइक रेट। हाँ, तो 91% है, तो वो तो एज है ना उनके पास। 170 सीटें, 178 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी है। या ये पहले 2 चरण के बाद इस तरह का नैरेटिव कहीं एक असमंजस, एक चिंता भी बीजेपी के खेमे में हो रही है? चिंता होगी, जाहिर है, जिस तरह से चर्चा हुई है कि क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना हुआ, लेकिन जो मुझे लगता है 54 सीटें और 40 सीटें, सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाकर भी तो बीजेपी वुड बीन होम एंड ड्राई।
नहीं, वो नहीं चल रहा ना, वही तो मैं कह रहा हूं। आप संजय जी के CSDS के सर्वे को अलग तरीके से देख रहे हैं, मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूं। वो उसी सर्वे को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि ये इशू नहीं चल रहे, तो फिर कहीं और नए तरीके पर आना और पड़ेगा ना। इसमें गरीब परिवार, अपनी पृष्ठभूमि का फिर से जिक्र करना, मैं गरीबी से आया हूं, ये तो वो हैं जो सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए। तो गरीबी की तरफ भी जो प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं, इस बात को भी क्या हम नजरअंदाज करें? और एक लाभार्थी जाति तो बनाई है ना प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, या जो और भाई किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं, उनका उल्लेख भी इसी में छिपा है क्या? नहीं, देखिए, वो अमीरी और गरीबी का एक नैरेटिव जो है वो इसलिए जरूरी हो गया। वो जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है, भाई राहुल गांधी ने एक एजेंडा सेट किया कि अडानी अंबानी का एजेंडा, कि ये सरकार चंद अमीरों की सरकार है, ये राहुल गांधी का आरोप है। तो अब प्रधानमंत्री जी उसके जवाब में एक तरह से अपनी गरीबी का जो है नैरेटिव बता रहे हैं कि मैं गरीब परिवार से आया हूं। कि 1% देशवासी 40% संपत्ति पर काबिज हैं। तो वो जो नैरेटिव आया है, तो उसकी काट के लिए उन्होंने अपनी गरीबी की पृष्ठभूमि का जिक्र किया। दूसरी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को आप गुजरात के जमाने से देखें, तो उनके चुनाव का अंतिम अस्त्र हिंदू मुस्लिम नैरेटिव ही होता रहा है। वो 2002 से लेकर और 2019 के लोकसभा चुनाव तक, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2017 में हो या जब भी हो, वो शमशान कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, वो हमेशा, कोई पहली बार नहीं है ये नैरेटिव। और शहजादा शब्द का चयन भी इसीलिए किया गया है। शहजादा मुगलों में होता था, हाँ। शहजादा मुस्लिम बादशाहों में होता था, वरना राजकुमार भी कह सकते थे, वो युवराज भी कह सकते थे, लेकिन वो उसमें वो धार नहीं निकलती जो शहजादे में निकलती है। इसीलिए वो शहजादे शब्द का इस्तेमाल 2014 में भी करते थे। 2013 और 14 में जब लोकसभा के चुनाव पहली बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे, और अब फिर वो शहजादा शब्द लेकर के आए, क्योंकि शहजादे से सीधे सीधे ये वो हिंदू 25 मुस्लिम अप्रैल नैरेटिव बनने मतलब लगता है। पूर्व संध्या दूसरे चरण की, तब से ये शब्द ज्यादा चलन में आता दिखा है, उससे पहले नहीं था। इस चुनाव की बात करूं तो मैं, देखिए, इस चुनाव में बराबर वो गोल पोस्ट और नैरेटिव बदल रहे हैं उनके हर भाषण में। अब जैसे अब मंगलसूत्र का जिक्र नहीं हो रहा है, अब शहजादा आ गया, आज आपने गोधरा वाला जो है उन्होंने रेल उसको बता दिया। तो नया, इसका मतलब है कि उनको इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं, जो जैसा विजय भाई कह रहे हैं कि CSDS का जो सर्वेक्षण है, तो मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी और चुनाव स्थानीय होता जा रहा है। क्या ये चुनाव स्थानीय होता जा रहा है? ये बात क्या अब हम अंडरलाइन कर सकते हैं? देखिए, तो चुनाव स्थानीय होता जा रहा है, ये इस बात का संकेत इससे मिलता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में लगातार उसको पाकिस्तान तक ले गए, फवाद चौधरी तक वो ले गए, तो कहीं ना कहीं उस चुनाव को वापस वो 2019 के उस पर लाना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान, भारत बनाम पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, ये सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो इसका मतलब उनको इस बात का एहसास है कि चुनाव कई जगह स्थानीय हो गया है, प्रत्याशियों को लेकर के असंतोष है और बहुत सारे कारण हैं। पर अब चर्चा जो बीजेपी बनाम कांग्रेस होती है, उसमें तो बीजेपी हावी रहेगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो इस पूरे चुनाव को इंडिया वर्सेस इंडिया या एनडीए वर्सेस इंडिया न बना के बीजेपी बनाम कांग्रेस बना रहे हैं। क्योंकि जैसे ही बीजेपी बनाम कांग्रेस होगी, तो बीजेपी, जाहिर है अभी तक जितने जो चुनाव नतीजे हैं उनमें बीजेपी भारी रही है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी रहे हैं राहुल गांधी के मुकाबले। तो वो उनका एक टेस्टेड फार्मूला है कि मोदी वर्सेस राहुल करो, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करो, तो उसका फायदा मिल सकता है। इसलिए इस पूरे चुनाव को उसी धरातल पर, उसी पिच पर ले जा रहे हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की जो आप बात कर रहे हैं, वो भी एक तरह से उनका एक हथियार है कि भाई हमारे, आप देखिए, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पे तो मैं हूं, सामने कौन है? फिर भाजपा के तमाम नेताओं को देखिए, भाई नाम बताइए। फिर से नड्डा जी ने कहा, उस दिन शिवराज सिंह चौहान को मैं सुन रहा था कि हमारे पास तो मोदी जी हैं, आपके पास चुन्नू मुन्नू टन्नू कल्लू कौन है? उनका पूरा एक जबरदस्त वीडियो चला। तो कुल मिला के भाजपा फिर उस नैरेटिव पे भी ले जा रही है इस चुनाव को कि फिर ये 5 साल वाला, कि हर साल एक प्रधानमंत्री बदलेगा। भाई ये कहाँ आ गया? किसने कहा कि हर 5 साल? पाकिस्तान यकायक फिर से जो एंट्री कर रहा है, भाई 10 साल मनमोहन सिंह और बंटवारे से पहले दरअसल उनका जो गांव था वो पाकिस्तान में था, वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए और प्रधानमंत्री मोदी भी गए। मनमोहन सिंह का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी भाषण में, जब चुनाव के उन्होंने राष्ट्र नाम संबोधन किया चुनाव हारने के बाद, तब उन्होंने कहा कि इस देश ने एक अनाथ बच्चे को इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं इस देश का ऋणी हूं। कभी उन्होंने अपने अनाथ होने का किसी चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया। वो खुद एक गरीब परिवार से थे, बेहद गरीब परिवार से थे। जब वहां आए थे विभाजन के बाद, उनके चाचा ने, ताऊ ने शायद उनका पालन वो कभी पर पाकिस्तान कभी नहीं नहीं गए।
पाकिस्तान में नहीं प्रधानमंत्री गए और रहते कभी हुए। उन्होंने अपनी गरीबी का भी जिक्र नहीं किया। हाँ। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान में नहीं गए। अच्छा, ये कहाँ किस घोषणा पत्र में या किस उसमें है कि हर साल एक प्रधानमंत्री बदलेगा इंडिया गठबंधन में, लेकिन बीजेपी ने नैरेटिव बना दिया कि हर साल एक प्रधानमंत्री। अभी तो ये बड़े तो बड़े नेता चुनाव कह रहे है, हैं इस बात साम को। दाम दंड भेद तो इस्तेमाल होता ही है, पर ये बीजेपी कांग्रेस करने में क्या एक और पहलू देखें इस नैरेटिव का अब है तो जैसा 200 सीट मतलब 192 में से 178 सीटें बीजेपी जीत गई थी जहां सीधी फाइट थी। क्या कुछ ऐसा भी है कि ये कांग्रेस भाई 40 पार भी कर पाएगी, वो तो बीजेपी पूछ रही है, पर क्या कांग्रेस अगर कुछ भी सीटें बढ़ा ले 20 30 40 वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह होंगी क्या? इसीलिए सीधी फाइट भाई बीजेपी बनाम कांग्रेस है, कांग्रेस की सीट नहीं बढ़नी चाहिए, यह बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। देखिए, कांग्रेस की जितनी सीटें बढ़ेंगी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से आएंगी। ये तो अपने आप में एक सीधी सीधी बात है। हाँ। इसमें कोई बहुत हम लोगों को अकल लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग 2019 के चुनाव परिणाम से बहुत प्रभावित हैं। हम अपने विश्लेषण में बार बार यही सोचते रहते हैं कि वो पूरा दोहराया जाएगा या उसमें कितनी कटौती हो जाएगी। मैं इसको जरा दूसरे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रख के अपनी बात कहूंगा। मेरा कहना है कि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी वर्तमान के मुद्दों को उठाकर वर्तमान की जो घटनाएं थी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और इधर बालाकोट स्ट्राइक, इस तरह की जो बातें थी, उनके कारण चुनाव जीते थे। इस चुनाव में वो लगातार अतीत के मुद्दे उठा रहे हैं। अतीत या भविष्य हाँ, की सुनहरी अतीत तस्वीर। के नहीं, अतीत के मुद्दे उठा रहे हैं। अगर भविष्य की सुनहरी तस्वीर दिखाते तो भाजपा के घोषणा पत्र में बात करते। वो भाजपा के घोषणा पत्र में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के दिखाई दी घोषणा पत्र हाँ। पर बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो अतीत की बातें उठाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उनकी ये कोशिश बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव उन्होंने जीते हैं वो अतीत के दम पे नहीं जीते। थोड़ी बहुत अतीत की बातें आते सबकी होती हैं, लेकिन छौंक होता है वो। हाँ, मुख्य तौर पर मेन कोर्स नहीं होता। मुख्य तौर पर वर्तमान में रहकर अगर वो चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को उसका फायदा होता, जरूर फायदा होता उसका। वो राजनीतिक स्थिरता देने वाली अकेली पार्टी और अकेले प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को पेश कर सकते थे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। क्यों नहीं कर रहे? अब अभी तो वो खुद ही बताएंगे क्यों नहीं कर रहे। आपका क्योंकि विश्लेषण क्या है? मेरा विश्लेषण यह है कि वो पूरी तरीके से शुरू से ही नकारात्मक मुहिम चलाने के फेर में फंस गए हैं और लगातार उसमें और उलझते चले जा रहे हैं। वो कोई भी ऐसा मुद्दा जो नकारात्मक 400 पार का देखिए, नारा लगाना तो एक सकारात्मक एक जोश भरने वाला नहीं, नारा नहीं, था। वो तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने किया है और मीडिया में बहुत से लोग उनके कार्यकर्ता ही हैं, इसलिए उसको बात को लगातार घुमाते रहते हैं। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि एक तो अपने ऊपर अति आत्मविश्वास, अपनी लोकप्रियता पर उनके प्रशंसक कहते हैं ना, देश के सबसे नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। लगता है उन्हें खुद भी यकीन हो गया इस बात के ऊपर। तो लगातार हम अपने आप को पेश करेंगे तो हम वोट हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ये सब जो मामला है ना, ये सब मामले से वो एक नकारात्मक फेर में फंस गए हैं। उसकी वजह से वर्तमान के मुद्दे जो जनता के दिमाग में है, संजय जी का सर्वेक्षण हो चाहे यशवंत जी का सर्वेक्षण हो, दोनों सर्वेक्षण, यशवंत सर्वेक्षण में 55% है, संजय जी सर्वेक्षण में 50%। उसमें तो युवाओं का भी हाँ, 50% से ज्यादा युवा फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसएन्चांटेड हैं, नाराज हैं। मेरा निवेदन यह है कि 2019 के पैमाने पर हम लोग इस चुनाव को ना आंकें। 2 चुनाव बिल्कुल अलग अलग चुनाव हैं और यह चुनाव बिल्कुल नए तरीके से लड़ा जा रहा है। इसमें कोई जज्बाती मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपना प्रचार अभियान चलाया है, कांग्रेस के विज्ञापनों को आप देखिए, कांग्रेस के विज्ञापन और उसके घोषणा पत्र दोनों बिल्कुल एक दूसरे से समरस हैं पूरी तरीके से। तो बिल्कुल अलग तरह की, मुझे तो अलग तरह का चुनाव लड़ रहा है। जीत हार जिसकी होगी उसकी अलग तरह का चुनाव है, पर चुनाव नैरेटिव पर भी चलता है। उसमें वोटर को लुभाने, आकर्षित करने वाले मुद्दे भी होते हैं और वो जरूरी नहीं वो सारे जमीनी मुद्दे हों, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हों। तो खैर 4 जून को पता लगेगा। अभी इस राजनीतिक फिल्म का इंटरवल भी नहीं हुआ है, पर बहुत सारे मुद्दे आपके सामने परोसे जा चुके हैं और ये कितने दिन इनकी गूंज सुनेगी इसको भी देखेंगे। तो आज चर्चा कर रहे थे शहंशाह और शहजादे की जंग और मुद्दों का लापता गंज हो रहा है क्या। अमरजीत बड़वाल हैं, कुरुक्षेत्र वासी हैं, हरियाणा में रहते हैं। उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से युवाओं में गलत मैसेज जाएगा। तो ये असल मुद्दे कहाँ हैं? शहंशाह, शहजादा, असल मुद्दों पर ये लड़ाई क्यों नहीं आ रही है, आएगी भी क्या? और इसमें जनता जनार्दन आपकी भी जिम्मेदारी है क्या? कितना दबाव आप बनाते हैं कि नैरेटिव राजनीतिक जमात आपके सरोकारों से जुड़ा हुआ ही गढ़ता दिखाई दे। आज इतना ही। नमस्कार।